अगर मैं एक सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहां पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, तो सेल के ऊपर सबसे क्या होता है, एक कवरिंग होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं क्या, सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और सेल वॉल के नीचे एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक और दीवार पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर आप क्या देखते हैं, सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस देखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और एक छोटा सा 10⁻⁻⁶ मीटर का न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और यही एक न्यूक्लियस ऐसा स्पेस होता है जहां पर अपन का क्या होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए जो है यहां पे स्टोर होता है। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं कि जो सेल है, सेल को सबसे पहले किसने खोजा था, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, डेड सेल की खोज सबसे पहले की थी, जो प्लांट का कॉर्क होता है उसमें। ठीक है ना। इन्होंने ये बताया कि जो प्रोटोप्लास्ट है एब्सेंट थे, उनमें क्या थे, डेड सेल में क्या थे, प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट थे, सॉरी प्रोटोप्लाज्म क्या थे, यहाँ पे एब्सेंट थे। अगर मैं आपको बात कहूं कि यहाँ पे जो सेल है, सेल की जो सबसे पहले लिविंग फॉर्म यानी सबसे पहले लिविंग सेल की जो खोज की थी, वो मेरे भैया है कौन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ही लिविंग सेल की खोज की थी। और अगर मैं बताऊं, ये जो सेल होता है ऑर्गेनिज्म में, ये क्या होते हैं, सिंगल सेल भी हो सकते हैं एंड मेनी सेल से भी बने होते हैं। अगर हम सिंगल सेल की बात करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर हम बात करें, हम एनिमल है, ह्यूमन है, एनिमल है, और प्लांट्स भी क्या है, एक लिविंग है, हम भी लिविंग्स है। तो मेरे बच्चों मुझे जरा एक चीज बताओ, हम यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर है। हम क्या है, हम मल्टी सेलुलर है, यानी प्लांट्स एंड एनिमल जो होता है वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर हम सिंगल सेल की बात करें, इसमें किसकी बात करें, सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो आप याद रखो अमीबा, बैक्टीरिया। यानी कि अगर मैं आपको बात करूं, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोनेरा सिंगल सेल प्रोकैरियोट होते हैं, और जो प्रोटिस्टा होते हैं वो सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और मैं अगर बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, ये है बैक्टीरिया की सेल। किसकी है, ये है बैक्टीरिया की सेल। अब भैया ये बैक्टीरिया की लिविंग सेल है। क्या है, बैक्टीरिया की ये लिविंग सेल है, एक सेल से बना है बैक्टीरिया। अब क्या ये अपना जो भी काम कंप्लीट कर रहा है, इसके अंदर जो भी रिएक्शन चल रही होगी, जो भी काम कर रहा होगा, वो इसी सेल के अंदर ही हो रहा होगा, ये दूसरी सेल पर डिपेंड नहीं करता होगा। यानी इनको रिप्रोडक्शन करना होगा, इनको एक्सक्रीशन करना होगा, इनको मेटाबॉलिज्म करना होगा, इनको एक्सक्रीशन करना होगा, जो भी प्रोसेस होती है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया खुद कर लेता है। यानी ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। ठीक है, कहने का मतलब है ये किसी दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आया कितनी बात, लिखा है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बिकॉज कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। मेरे बच्चों मेरी बात जरा ध्यान सुनना, ये जो सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, ये किसी दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं करता, ये खुद पर ही डिपेंड करता है। यानी कहता है ये हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने में राजा हैं, हम खुद अपने में मालिक है। जो भी काम करना होगा हम अपने अंदर खुद करेंगे। मेटाबॉलिज्म करना है, ग्रोथ करना है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है, एक्सक्रीशन करना है, रिप्रोडक्शन करना है, जो भी करना है हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म खुद कर लेंगे, हम दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यहां पे देखो बहुत सारी सेल्स है। अब ये जो सेल है, ये वाली सेल इस पर डिपेंड हो सकती है, ये वाली सेल इस पर डिपेंड हो सकती है, ये वाली इस पे, ये वाली इस पे। जैसे आप देख सकते हैं पैनक्रियास मल्टी सेलुलर होता है, वो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। और जैसे स्टमक HCl बनाता है, वो भी क्या है, गैस्ट्रिक जूस है। तो यहां पे क्या कर रही है, हर एक टिश्यू, हर एक सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है अलग अलग। यानी एनिमल सेल में क्या है, एनिमल सेल में क्या है, एक दूसरे से टिश्यू और सेल्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं, लेकिन सिंगल सेल में ऐसा नहीं होता। बताइए मेरे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। और ये जो सेल होता है वो नॉन लिविंग में नहीं होता, नॉन लिविंग को हम इनएनिमेट भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप इसकी स्टडी करोगे, ठीक है ना, स्टडी इसकी इजी होती है। बताइए सेल का ये जो आपको मैंने ओवरव्यू बताया सेल के बारे में, समझ में आया। चलिए अब हम मुड़ जाते हैं इधर साइड। अब हम आपको बताने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है।
चलो अब हम बात करें सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी किसने दिया था मेरे बच्चों? फॉर्मुलेटेड बाय, सेल थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया था? यानी सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय दो साइंटिस्ट, एक का नाम है मैथियास सिलेन और दूसरा का नाम है थियोडर स्वॉन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में कि मेरे बच्चों ये बताओ मैथियास सिलेन जो है कहां के बॉटनिस्ट हैं? ये जर्मन बॉटनिस्ट हैं। और ये कौन थे? थियोडर स्वॉन, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। कौन है ये है एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। समझ में आ गई बात? अब इन्होंने क्या किया था, जो मैथियास सिलेन है, इन्होंने अपनी जो भी हाइपोथेसिस थी, जो भी बात बताई 1838 में बताई। कब? 1838 में। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्टडी किया मेरे बच्चों प्लांट पर। इस पर प्लांट किस पर स्टडी किया इन्होंने? यानी मैथियास सिलेन 1838 जो कि जर्मन बॉटनिस्ट है, इन्होंने क्या किया? प्लांट पर स्टडी किया और इन्होंने ये बताया कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेल्स विच फॉर्म्स टिश्यू, कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू। ये जो प्लांट होते हैं ये प्लांट सेल से बने होते हैं मेरे बच्चों। किससे बने होते हैं? प्लांट सेल से बने होते हैं। और वो प्लांट सेल यानी बहुत सारे प्लांट सेल मिल करके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। इसका फॉर्मेशन करते हैं, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद क्या हुआ? फिर आए थियोडर स्वॉन। कब की बात है ये? 1839 की। फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या बताया? ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने स्टडी किया एनिमल सेल के ऊपर। क्या स्टडी किया? एनिमल सेल के ऊपर। इन्होंने बताया कि एनिमल जो एनिमल सेल है इनके ऊपर एक दीवार, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है और उसका नाम है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहीं तक नहीं, अभी और सुनो, इन्होंने केवल एनिमल सेल पर ही स्टडी नहीं किया, अभी तो इन्होंने प्लांट सेल पर भी स्टडी किया और इन्होंने देखा कि उत्तरी ये क्या बात है भाई, प्लांट के ऊपर तो एक दीवार और पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन के अलावा, और उसका नाम दिया इन्होंने क्या? सेल वॉल। उन्होंने क्या बताया कि प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है और वो प्लांट की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, यानी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। समझ में आ गई? और इन्होंने क्या किया? एक हाइपोथेसिस भी दे डाली प्लांट्स और एनिमल पर, कि इन्होंने बताया जो प्लांट्स और एनिमल है कंपोज्ड होते हैं, यानी बने होते किससे? सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ आ गई। लेकिन इनकी कुछ ड्रॉबैक भी थी। इनकी ड्रॉबैक ये थी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, कि कैसे नया सेल यानी कैसे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, नई सेल कैसे बनती है। फिर बाद में भैया एक हमारे दादाजी आए, 1855 में एक दादाजी आए जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चाउ। क्या नाम है? रुडोल्फ वर्चाउ। इन्होंने 1855 में एक सेल थ्योरी को क्या किया? इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया और इन्होंने बताया कि जो भी सेल होती है वो अपनी पुरानी वाली सेल के डिवीजन से बनती है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक सेल है, इस सेल में डिवीजन होगा तो एक सेल ये बनेगा और एक सेल ये बनेगा। ये सेल है, इस सेल का डिवीजन होगा, एक सेल ये, एक सेल ये बनेगा। यानी ये जो पुरानी सेल है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहां पे क्या है देखो, एक ये प्री एग्जिस्टिंग सेल यहां पे हमने बनाया। अब इनमें क्या होगा? डिवीजन होता है, जिससे यहां पे दो फाइनल शेप वाले सेल बन जाते हैं। यानी इस सेल को हम बोलते हैं क्या? प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब होता है पुरानी वाली जो सेल होती है और उससे नई सेल बन जाती है। न्यू सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पुरानी सेल होती है उस पर जब डिवीजन होता है तो नई सेल का फॉर्मेशन होता है। और ऐसी बात बोल करके रुडोल्फ वर्चाउ जी ने क्या किया? ये जो सेल थ्योरी है इसको मॉडिफाइड कर डाला और इन्होंने न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, इन्होंने एक पासवर्ड की तरह वर्ड रखा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है मेरे बच्चों, ये नीट का क्वेश्चन है। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि जो नई सेल बनी है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से बनी है। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं, फिर इन्होंने क्या बोला? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे? कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और ये एक नई सेल थ्योरी के बारे में इन्होंने रुडोल्फ वर्चाउ ने बता दिया, यही कि जो नई सेल है वो पुरानी वाली सेल के डिवीजन से बनता है। और क्या होता है? जो सेल जो भी एनिमल्स या लिविंग्स प्लांट होते हैं, जो एनिमल्स जो प्लांट जो लिविंग्स होते हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो अपन के पास क्या है? ये एक हमारे पास सेल है, ठीक है। हम सेल में देखेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है।
तो यहाँ पे हम ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल के बाहर ये आपको एक मेम्ब्रेन दिख रही है। सेल के बाहर आपको ये मेम्ब्रेन दिख रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेरे भैया सेल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना, एक स्टडी की गई थी ओनियन पील, जो ओनियन आप प्याज देखते हो ना, ट्रांसपेरेंट पील, छिलके जैसा अंदर एक और लेयर होती है जो प्याज के पत्तियों से लगी होती है। ओनियन पील यानी प्लांट की सेल देखा, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। और ह्यूमन चिक जो है एनिमल, उनमें सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की गई। एनिमल चिक का मतलब ये जो हमारा गाल, इसके अंदर की जो टिश्यू है उसके सेल में सेल मेम्ब्रेन देखा गया। और ये क्या होती है? डिलिमिटिंग, क्या लिखा है? डिलिमिटिंग लेयर होती है। डिलिमिटिंग लेयर होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होते हैं, यानी प्रेजेंट नहीं होते हैं। बताओ, बात समझ में आ गई? यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। समझ में आई? तो ये मैंने अभी यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया है। तो आओ इसके ओवरव्यू को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो बाहर एक जो आपको लेयर दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और अंदर आपको लिक्विड जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको अपन बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? तो जो सेमी फ्लूइड रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम साइटोसॉल बोलते हैं। अगर इसमें क्या हुआ, कुछ ऑर्गेनेल्स आ गई, क्या की ऑर्गेनेल्स आ गई, तो इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ये प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। ये एक केमिकल रिएक्शन की साइट होती है, यानी कि ये क्या होता है? साइट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। जो भी रिएक्शन, जो भी सेल की एक्टिविटीज होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। कहां होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी इसको मेटाबॉलिज्म करना होगा, रिस्पायरेशन करना होगा, कोई भी प्रोसेस करनी होगी, इसको कहां करनी होगी? सेल के साइटोप्लाज्म में। कहां करनी होगी? सेल के साइटोप्लाज्म में करनी होगी। तो ये रहा इसके बारे में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर यहां पे मैंने क्या बोला, यहां पे क्या होती है? 80S राइबोसोम है। क्या है? 80S राइबोसोम है। इसका मतलब है सर ये यूकैरियोटिक सेल है। क्या है ये यूकैरियोटिक सेल है। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होती है, ठीक है, और प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल होती है। समझ में आया? प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। और अगर इसमें क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये प्लांट सेल है। और प्लांट सेल यानी प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो प्लास्टिड है, उसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का क्या होता है? राइबोसोम होता है। यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल है उसके अंदर भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, जिसको राइबोसोम बोलते हैं। याद रखना, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S टाइप का, यूकैरियोटिक में 80S का। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की जो सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है, उसके अंदर राइबोसोम 80S नहीं 70S होता है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, और यहाँ पे क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम क्या होता है? 70S टाइप का होता है। याद रखना, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसका खुद का डीएनए एंड क्या होता है? आरएनए वगैरह प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। अब क्या होता है? इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है। क्या है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल है तो वो एनिमल सेल की बात करेगा, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होती है। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? अब ध्यान से सुनना, ये हमने क्या बनाया है? ये हमने न्यूक्लियस बनाया है। क्या बनाया है? न्यूक्लियस बनाया है। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की ये जो दिख रही है आपको, न्यूक्लियस की ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी जो न्यूक्लियस होती है उसमें दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और इसके बीच का जो स्पेस है, बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? बीच की जो जगह है, इसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, जो कि 10 से 50 नैनोमीटर का यहाँ पे दूरी होती है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? और इसके अंदर एक डार्क स्टेन सेंटर वाला एक रीजन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? ओके ओके। देखो, अब क्या होता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जो क्रोमैटिन या क्रोमोसोम के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये अपन का क्या है? ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम में लगे होते क्या? डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। और ये जो क्रोमोसोम है पैक होता है किसकी वजह से? हिस्टोन प्रोटीन, जो कि बेसिक प्रोटीन है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं जो कि एसिडिक होते हैं। आरएनए भी इसमें लगा होता है, और ये मिल करके जब डीएनए को पैक करते हैं तो क्रोमोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आए? तो जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है।
ये रहा ओवरव्यू किसका, सेल का। आई होप आपको इसके बारे में इतना जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो और यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पे और देख सकते हो कि ये जो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन से लगी है क्या, इस आउटर मेम्ब्रेन से लगी है मेरे बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर न्यूक्लियस के सबसे बाहर वाले सरफेस पे अटैच होती है, वहीं से राइज होती है, तो उसको हम आरईआर बोलते हैं। और इस आरईआर में एटीएस टाइप के राइबोसोम क्या होते हैं, यहाँ पे देखो ये अटैच है रेड कलर से, समझ में आया। और जो दूर होते, जो फ्री होते हैं, जो एक दूसरे से लगे नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एसईआर। यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आरईआर होता है ये प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। जो एसईआर होता है वो क्या करेगा, लिपिड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, लिपिड का। अगर यही बैक्टीरिया सेल होती तो यहां पे क्या प्रेजेंट होता, प्लाज्मिड हो सकते थे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो बताओ भाई यहां पे इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ो। तो ये देखो, यहां पे देखो, ध्यान से देखना, यहां पे आप देख रहे हो ये हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बता रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने यहां पे एक बैक्टीरिया लिया है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया ही होती है, ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो, याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, सेल एनवेलप पाए जाते हैं। और उस सेल एनवेलप में 3 होते हैं, एक होता है ग्लाइकोकाइलिक्स जो सबसे बाहर होता है, फिर अंदर की तरफ क्या होता है, सेल वॉल होता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप बोलते हैं। और ये 3 लेयर होती है, टाइटली अटैच लेयर होती है, केमिकल कंपोजिशन का इसका जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, एंड प्रोटेक्टिव यूनिट होती है। यानी ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है, इन्फेक्शन से बचाता है, बैक्टीरिया को पिचकने से बचाता है। समझ में आई, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अगर मैं कहूं ये जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बने होते हैं, यानी शुगर और एमाइनो एसिड से बने होते हैं, जो शेप प्रोवाइड करते हैं एंड बस्टिंग ऑफ सेल, प्रिवेंट बस्टिंग ऑफ सेल, और सेल को फटने से बचाते हैं। इससे बचाते, सेल वॉल फटने से बचाते हैं। और ग्लाइकोकैलिक्स अगर हार्ड और टफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना है तो वो कैप्सूल कहलाएगी, अगर लूज म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर है तो वो स्लाइम लेयर बनाएगी। यानी ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन से बना होता है। समझ में आया, समझ में आया। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो भैया लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, यहां पे आपको क्या अंदर दिख रही है, यहां पे ये आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रही है। तो आप आगे जाकर के देखो सेल मेम्ब्रेन की यहां पे क्या हो गई, यहां पे देखो सेल मेम्ब्रेन की हो गई फोल्डिंग। ये जो फोल्डिंग है क्या है, मैंने बोला ये जो फोल्डिंग है, अगर इस फोल्डिंग पे लग गए क्या पिगमेंट्स, क्या लग गए पिगमेंट, तो अपन बोलेंगे इसको क्या, क्रोमैटोफोर। क्या इसको बोलेंगे, क्रोमैटोफोर बोलेंगे। सम प्रोकैरियोट ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कुछ प्रोकैरियोटिक सेल ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए जिसको बोला जाता है। भैया ये नीट का क्वेश्चन है, उसमें क्या होता है कि ये एक्सटेंशन या इलोंगेशन होता है ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसकी जो एक्सटेंशन या फोल्डिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर बोलते हैं। जब पिगमेंट लग जाएंगे तो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये हेल्प करेंगे किसमें, फोटोसिंथेसिस में। समझ में आई, किसमें हेल्प करेंगे, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। अगर ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पिगमेंट ना लगा हो, ऐसे ही इसकी फोल्डिंग हो जाए, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, मीसोसोम। तो ये भी क्या सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, नीट का क्वेश्चन है। ये कई फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब्यूल फॉर्म में हो सकते हैं, वेसिकल फॉर्म में हो सकते हैं, लेमली फॉर्म में हो सकते हैं। ये एक क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और ये भी सरफेस एरिया को क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर बढ़ाता है। इसमें क्या होते हैं, एंजाइम कंटेंट इंक्रीज होते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें एंजाइम, और क्या लगे होते हैं, इसमें प्रोटीन से लगे होते हैं। और इसका काम रिस्पायरेशन में होता है, रिलीज प्रोटीन इन पेरी, क्या लिखा है, इन पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये जो आपको दिख रहा है ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ये अंदर का जो स्पेस है इसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। और ये क्या करती है, यहां से जो भी प्रोटीन होती है ये इस पेरीप्लाज्मिक में ला देती है। समझ में आया, डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 डॉटर सेल में हेल्प करती है, ठीक है ना, सेल वॉल फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है। बताओ समझ में आ गया, ठीक है। और बैक्टीरिया में क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूजन बॉडी होते हैं। क्या होते हैं, इंक्लूजन बॉडी, जो इसके साइटोप्लाज्म में होते हैं, जो मेम्ब्रेनलेस होते हैं। ये रिजर्व वाया होता है, कोई भी फूड मटेरियल को स्टोर करेगा। जैसे कई टाइप के होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल, जो पर्पल सर्कल, ग्रीन सर्कल बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। याद रखना कोई भी सेल हो उसका अपना खुद का एक जीनोम पाया जाता है। तो इसमें जो जीनोम यानी बैक्टीरिया सेल में जो डीएनए पाया जाता है वो डबल
डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है, क्योंकि ये जिस रीजन में प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो है न्यूक्लियाइड डीएनए प्रेजेंट होता है। समझ में आया? इसीलिए आरएनए होते हैं, आपको कुछ प्रोटीन्स भी लगे होते हैं जिसको नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, जो कि क्या होता है, बेसिक। याद रखना, यूकैरियोटिक सेल में जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यूकैरियोटिक सेल में जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो बेसिक होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, एसिडिक नहीं होते हैं। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होंगे, किसमें, ठीक है ना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अब सुनो, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स पाई जाती है। एंड ये क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं फिनोटाइपिक इसका कैरेक्टर होता है। देखो ये जो प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, इसमें क्या होता है ना, कुछ रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स पाई जाती है। जैसे मान लो इसमें है रेजिस्टेंस जीन एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस जीन पाई जाती है, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाई जाती है, किसकी है यहाँ पे, एम्पिसिलिन की। किसकी, एम्पिसिलिन की यहाँ पे जीन पाई जाती है। एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसकी जीन यहाँ पे पाई जाती है, और ये एम्पिसिलिन बनाती है। अब मुझे एक बात बताना, इस बैक्टीरिया को अगर हम एंटीबायोटिक यानी एम्पिसिलिन में रख दे तो क्या ये बैक्टीरिया बनेगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। अगर आप एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन में इसको रख दें, नहीं मरेगा, क्योंकि इसके पास जीन एम्पिसिलिन बनाने वाली है, वो उसको मारने ही नहीं देगी। समझ में आया, ठीक है ना, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये किसके बारे में था, ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें क्या हो सकते हैं, लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूबुलर पिलाई जिसको हम बोलते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती है, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। और फिम्बरी भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो कि लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती है। अटैचमेंट टू रॉक सबस्ट्रेटम, जो चट्टानों से चिपकने में, है ना, होस्ट से चिपकने में हेल्प करती है, ये है आपका। तो अगर आपसे कोई पूछे पिलाई का काम क्या होता है, पिलाई जो होती है वो जो है कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, और फिम्बरी क्या करती है, अटैचमेंट में हेल्प करती है। और इसमें फ्लैजेला भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लैजेला भी पाया जाता है। तो ये रही बैक्टीरिया, ठीक है। चलो इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक। यहां पे देखो, यहां आप देख सकते हो, बस 5 मिनट और, आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया में पिलाई भी प्रेजेंट होती है, और आपको फिम्बरी भी देखने को मिला। अगर मैं बात करूं, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जो कि सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो अगर मैं बात करूं, ये सेल वॉल है, ये अच्छा, जो फ्लैजेला है यूकैरियोटिक सेल में, वो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन था, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन उसके ऊपर पाई जाती है, लेकिन इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है। याद रखना, ये जो है, जो फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक सेल में है, 3 पार्ट से बना होता है। बेसल बॉडी, यहाँ पे आप बेसल बॉडी देख सकते हैं, यहाँ पे आप हुक देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये लंबा सा फिलामेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसल बॉडी अंदर, बीच में हुक, और फिलामेंट बाहर, लंबा पार्ट। तो हुक क्या करती है, बेसल बॉडी और फिलामेंट को क्या करती है, अटैच करने का काम करती है, नॉट कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला होता है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, यूकैरियोटिक में जो फ्लैजेला होता है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, इस पर भी जो फ्लैजेला है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता था, बोलूं हाँ, फ्लैजेलेट प्रोटीन से बना होता है, और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। जिधर बैक्टीरिया जिधर ये फ्लैजेला मूव करेगा, बैक्टीरिया उधर उधर भागेगी। समझ में आ गया, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया क्या होता है, देखो ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया ग्राम बीज ने दिया था, ठीक है ना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। ग्राम पॉजिटिव का मतलब होता है कि हमने क्रिस्टल वायलेट से इसको क्या किया, स्टेन कराया, इसके बाद अल्कोहल से वॉशिंग की, तो इसमें देखा गया वायलेट एंड पर्पल कलर आ गए, और ये ग्राम पॉजिटिव है। अगर हम इस पे वॉशिंग किए और वो धुल गया, जो स्टेन चढ़ा था, है ना, और धुलने के बाद पिंक कलर दिख रहा है, तो ये ग्राम नेगेटिव, यानी इस पे स्टेन नहीं चढ़ा था। समझ में आ गई बात। बैक्टीरिया की अलग अलग शेप होती है, कोकस शेप है तो स्फेरिकल, है ना, बैसिलस कैसा होता है, रॉड लाइक होता है, विब्रियो कॉमा से बैक्टीरिया होता है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप होता है। समझ में आ गई। यहाँ पे इसको भी देख लो, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, माइकोप्लाज्मा आती है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, इसका भाई दूसरा होता है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो है, जो कैटल्स होते हैं, उनके लंग्स की जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, उसमें ये बैक्टीरिया देखा गया था, जो उनको निमोनिया कॉज करता है। समझ में आया, निमोनिया कॉज करता है, प्लूरल फ्लूइड से ये आइसोलेट किया गया था। प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होती है, इनमें मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है। यूकैरियोटिक सेल क्या अगर बात करते हैं तो ये लार्ज होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, इसमें स्लो होता है। समझ में आई। प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या अंतर हो सकता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, बिल्कुल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, इसमें प्लास्टिड होती है, इसमें नहीं होती। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसमें नहीं होता है, होता तो बहुत छोटू सा होता है। सेंट्रियोल इसमें नहीं होता, इसमें होता है मेरे बच्चों। और ये है आपका क्या, एक मैं ये बता देता हूं, पॉलीजोम, जिसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। यानी अगर एक सिंगल एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम आकर के अटैच हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। और ये ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का फॉर्मेशन